तो आपको डिपार्टमेंट कौन सा अच्छा लग रहा है जो ईमानदारी से काम कर रहा है? देखिए, ईमानदारी से सिर्फ वही डिपार्टमेंट काम कर रहा है जिसके पास करप्शन के कोई साधन नहीं है। सीधी सी बात है। आज की डेट में अगर आपको कह दूं, सिर्फ वही डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम कर रहे हैं जिन डिपार्टमेंट के पास करप्शन का कोई साधन नहीं है, वो करप्शन कर नहीं सकते हैं। वो डिपार्टमेंट अगर सरपंच आंखें बंद कर ले तो वो सरपंच सबके लिए अच्छा रहेगा। वो सरपंच ईमानदार भी रहेगा, वो सरपंच अच्छा भी रहेगा, वो सरपंच सबके लिए ईमानदार हूं। जो ढूंढना है मेरे लिए ढूंढ लें, जो करना है मेरे लिए कर लें, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैंने जवाब देना है सिर्फ कोटपुनू पंचायत के लिए। सरपंच अगर किसी ठेकेदार, किसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा तो वही जो मिला जुला ग्रुप होगा, वो ग्रुप आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा। स्टार में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं वो है कि क्या सरकार ने जो 3 टायर सिस्टम के बारे में सोचा कि पंचायत का विकास होगा, क्या सच में वो विकास जो है वो हो रहा है? जो सरकार की मंशा थी कि 3 टायर सिस्टम मजबूत होगा तो हम जो है वो विकास करवा पाएंगे। पहली बात, फर्स्ट टायर की बात करें तो पंचायत की बात करते हैं। आज मैं मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने हमेशा माइनिंग माफिया के खिलाफ हल्ला बोला है, जिन्होंने गरीब आवाम की, जनता की आवाज जो है वो ऊपर तक पहुंचाई है। हर व्यक्ति के लिए बात करूं तो उसकी सहायता करना वो अपना अहम कर्तव्य मानते हैं। जी हाँ, आप उन सबको जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं सरपंच विनेश शर्मा, जो पंचायत कोटपुन्नू से हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी पैसा जो है वो अपने विकास, पंचायत के विकास के लिए इन्होंने लगाया है और आज वो छवि जो है विकास की वो वहाँ पर दिखती है। तो चलिए मैं आपसे उनसे मिलवाता हूँ कि क्या सच में पंचायत में अगर सरपंच एक विकास करवाता है तो वो किन रुकावटों से गुजरता है, वो उन्हीं से ही जानेंगे। सरपंच साहब, आपका स्वागत है कठुआ स्टार में। धन्यवाद मुनीश जी। सरपंच साहब, जैसे मैंने अभी ये कहा कि पंचायत सरकार की एक मंशा रही कि अगर पंचायत बने और सरपंच चुने जाएं तो विकास जो है वो संभव है, और वैसा ही हुआ। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि तकरीबन आपके 4.5 साल जो है वो पूरे होने पर हैं, तो आपको किन मुश्किलों से सामना जो है वो आपको करना पड़ा है? देखिए मुनीश जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है एक पंचायत के लिए, एक सरपंच के लिए, वो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो सबसे पहले उसके सामने ये होता है कि जो टीम चुन के आई है, जो पंचायत के सदस्य आपके साथी आपके साथ चुन के आए हैं, आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फर्स्टली आपको उन सभी मेंबर्स को, पंचायत सदस्यों को साथ लेके चलना होता है। उनको बैलेंस करके चलना पड़ता है, सबकी सुनना पड़ती है और सबकी फिक्र करना पड़ती है। और दूसरा चैलेंज ये रहता है कि पंचायतों के जो लोग हैं वो अपने राइट्स और अपनी जिम्मेवारियों को लेके इतने अवेयर नहीं होते हैं। हमारे वहाँ आप सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि आप जिनके लिए जो काम कर रहे हैं, शायद उनमें कुछ लोग होते हैं जिनको इस बात का एहसास होता है कि जो काम हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको पंचायतों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं जो उस काम को होने नहीं देना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे को ज़मीन पर यूटिलाइज करना एक सरपंच के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन भगवान की कृपा से और मेरे अपने लोगों की मेहनत से, मेरे लोगों के भरोसे के कारण हम इस बात में, इन चैलेंजेस को पिछले 4 साल में फेस करने में कामयाब रहे हैं। और लोगों की मदद से, मेरे साथियों के, मेरे पंचायत सदस्यों की मदद से पंचायत में जो भी पैसा मुझे मिला, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो मेरी पंचायत में इस वक्त ज़मीन पर लगा होगा। और कभी भी कोई रुकावट आई होगी तो लोगों ने सामने आके मेरा साथ दिया, और उन्हीं लोगों की वजह से आज मेरी पंचायत का जो विकास हुआ है उसको मैं मानता हूं कि वो सब उन लोगों की देन है, उन सभी साथियों का सहयोग है जिनके सहयोग से आज पंचायत के अंदर बड़े सारे विकास कार्य जो हैं वो हो भी चुके हैं और चल भी रहे हैं। तो यही कहूँगा कि एक पंचायत के लिए, एक सरपंच के लिए खासकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक टीम को साथ लेके चलना है, डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है, अपने लोगों को समझाना है, अपने लोगों को तैयार करना है, उनको उस तैयारी के साथ आगे लेके जाना है और उस काम को भी मुकम्मल करना है। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। हमने देखा है कई बार कि सरपंच पर जो है वो कई सारे आरोप जो हैं वो लगते हैं,
मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरपंच चुन के आया है। कहा जाता है कि पंचायत का जो सरपंच है, कई बार वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो उसका सगा संबंधी है या फिर उसका खास है, सरपंच सबसे पहले उसका काम करवाता है। और कुछ ऐसे आरोप भी लगते हैं कि सरपंच जो है, क्या पता कोई पैसे इनसे लिए हों तो उसका पहले काम जो है वो हो चुका हो। अगर हम उसका नाम करप्शन दें तो ये ऐसे आरोप जो हैं वो सरपंचों को इसका सामना करना पड़ता है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सभी सरपंचिस के लिए नहीं कहूँगा कि मैं आपको कहूँ कि सभी सरपंचिस अच्छा काम कर रहे हैं या सभी सरपंचिस बुरा काम कर रहे हैं। ये गलत होगा। बहुत सारे सरपंचिस जो हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे मडीन ब्लॉक में बड़े अच्छे अच्छे सरपंच काम कर रहे हैं। मडीन हीरानगर ब्लॉक, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर ब्लॉक्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग चुन के आए हैं और बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। अब लोगों का कहना या किसी का बाहर उस पोजीशन से बाहर होके किसी बात का करना, वो थोड़ा आसान रहता है। लेकिन जब आप उस पोजीशन के ऊपर होते हैं, उस कुर्सी के ऊपर होते हैं, उस कुर्सी के ऊपर आपको उस चीज़ को किस तरीके से निभाना है, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। आपको सभी सरपंचिस को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने एथिक्स आपको बताना चाहता हूँ। मेरे एथिक्स क्या थे? हम जिस दिन सरपंच बने थे, मेरी जम्मू कश्मीर में पहली पंचायत थी जिस पंचायत के अंदर किसी भी पंच का इलेक्शन नहीं हुआ था। 7 के 7 पंच जो थे वो अनअपोज्ड बने थे और मोस्टली सरपंच का भी जो था वो अनअपोज्ड था। तो मुझे वो चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा कि कोई अपोजिशन फेस करना पड़ी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि काम करवाने का सरपंचों का भी कोई एथिक्स होना चाहिए। मेरा फर्स्टली जो मेरी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैंने एक डिक्लेयर किया था कि मेरे सामने ना कोई कास्ट रहेगी, ना कोई रिलीजन रहेगा। मेरे सामने सिर्फ 2 चीज़ें रहेंगी। 2 ही जातियां मैंने अपने दिमाग में रखी पिछले 4 सालों से, वो थी गरीब और अमीर। जो आदमी डिजर्व करता है, वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसका काम करना है। जो आदमी डिजर्व नहीं करता है, वो चाहे मेरा दोस्त हो, मेरे साथी हो, मेरा कोई भी हो, तो उसका काम मैं कभी भी नहीं करूँगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सरपंची इलेक्शन के दौरान जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने मेरी मदद की थी, जिन लोगों ने मुझे बनाया था, मैंने फर्स्ट डे उनको बुला के अपने साथियों को कहा था कि आपने मुझे गांव की डेवलपमेंट के लिए बनाया है, तो अब मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखना कि आप कहो कि हमारा काम पहले करो, बाकियों का बाद में करो। तो आपको मेरे लिए ये एक बलिदान देना होगा कि आप मुझे 5 साल में अपना कोई काम नहीं बताओगे। तो पिछले 4 सालों में मैंने कोई भी काम किसी पर्सनल या व्यक्ति विशेष का काम नहीं किया है। जितने भी काम पंचायत के अंदर किए हैं वो कॉमन किए हैं, और लोगों के वो काम जो थे वो ऐसे काम हैं जो फ्यूचर में मुझे लगता है मेरे जब तक मैं रहूँगा तब तक वो काम जो है वो लोगों के सामने रहेंगे और लोग उन कामों का फ़ायदा जो है वो आने वाले समय में लेते रहेंगे। रही बात आपका सवाल था इल्ज़ाम। इल्ज़ाम 2 तरह के होते हैं। आप अच्छा काम करोगे तब भी 4 लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। आप बुरा काम करोगे तब भी 4 लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। इल्ज़ाम आपको फेस करना पड़ते हैं। जब आप एक चेयर के ऊपर बैठे हैं तो आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। आपको ये फर्स्ट डे जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको ये चीज़ सोच और समझ के अपने आप को तैयार करके इस मैदान में उतरना चाहिए, राजनीति में उतरना चाहिए कि इल्ज़ामों का सिलसिला जो है वो अब आपकी ज़िंदगी के साथ ही रहेगा। जब आप अच्छा काम करते हैं तब भी 4 लोग, आपकी अपोजिशन के जो 4 लोग होंगे वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप बुरा काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पंचायत के अंदर जो अच्छे लोग होंगे वो आपकी निंदा करेंगे, वो आपके खिलाफ बात भी करेंगे। तो इसलिए ये कहना चाहता हूँ, इल्ज़ामों से घबराना नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। पंचायत के लोग आजकल पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल गांव में लोग रहते हैं। अब गांव के लोग वो नहीं रहे हैं। गांव के लोग सब समझते हैं हमारा सरपंच क्या कर रहा है, हमारे सरपंच का इस काम के पीछे मोटिव क्या है, हमारा सरपंच इस काम के पीछे क्यों भाग रहा है और इसका आने वाले समय में, फ्यूचर में हमारे बच्चों को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इसका क्या फ़ायदा होगा। ये अब गाँव में इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, वो समझते हैं। रही बात इल्ज़ामों की, इल्ज़ाम तो इस राजनीतिक करियर में आपके साथी हैं, वो आपके साथ साथ चलते रहे। सरपंच साहब, पंचायत में करप्शन कितने प्रकार की है, ये सुनना चाहूंगा आपसे। देखिए मनीष जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर साझा नहीं कर सकते हैं। जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये हर एक आदमी जानता है।
मैं जिस दिन सरपंच बना था तो मुझे सरपंच बनने के बाद लगा कि मैं करप्शन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाऊंगा या करप्शन के खिलाफ बात करूंगा। लेकिन मुझे सरपंच बनने के बाद मेरे आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे 5 साल का टेन्योर मिला था और मुझे 5 साल में अपनी परफॉर्मेंस देनी थी कि मैं 5 साल में अपना बेहतरीन से बेहतरीन दे सकूं और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अच्छे खासे तरीके से अपनी पंचायत का नाम रोशन कर सकूं। तो उन 5 सालों के अंदर मुझे पहले दिन ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ बात करूं या ना करूं। अगर मैं उन चीज़ों में उलझ जाता या उन चीज़ों को उजागर करने में पड़ जाता तो मुझे लगता है कि शायद मैं आज जितना पैसा या जो भी डेवलपमेंट करवा पाया हूं वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि ओवरऑल आपको जब आप सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो आपको सिस्टम की भी परवाह करना पड़ती है, आपको सिस्टम को भी समझना पड़ता है। आपको ये लगता है कि यार मुझे 4 साल या 5 साल इस फील्ड में मिले हैं, मुझे 5 साल में अपना रिजल्ट देना है। अगर 5 साल में कंट्रोवर्सीज के अंदर उलझ जाऊंगा, 5 साल में इन चीज़ों के अंदर पड़ जाऊंगा तो मैं 5 साल अपने लोगों के वो काम नहीं कर पाऊंगा जिस उम्मीद के साथ लोगों ने आपको बनाया होता है। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले वही होनी चाहिए, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी करप्शन इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने की होती है। लेकिन ओवरऑल जो बड़ी बड़ी बातें रहती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं, मैं कभी उन पे चुप नहीं रहा। कभी भी आपने ब्लॉक दिवस देखा होगा, कभी भी आपने थाना दिवस देखा होगा, कभी भी आपने किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल मीटिंग देखी होगी, मैंने कभी किसी मुद्दे को हिडन रखने की कोशिश नहीं की, कभी किसी चीज़ को दबाने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा बेबाक तरीके से उन बातों को रखने की हमेशा कोशिश की है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये बातें नहीं कर पाता हूँ, जब मैं कहीं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपनी पोजीशन के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जिस उम्मीद के साथ मेरे लोगों ने मुझे बनाया है, जो मेरे लोग मुझे देखना चाहते हैं, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। बाकी रही बात करप्शन की, जग जाहिर है, हर आदमी जानता है किस तरीके से करप्शन होती है, किस तरीके से डिपार्टमेंट्स के अंदर सब कुछ चलता है। ये चीज़ें मैं आप कहें कि मैं आपको 2 मिनट में ब्रीफ करके बता दूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो किसी के लिए भी संभव नहीं है, उसके लिए बड़ा डीप में जाना पड़ता है, बड़ा कुछ आपको साबित भी करना पड़ता है। इसलिए ये कहूँगा कि करप्शन आप कह रहे हैं, लेकिन है, इससे इनकार नहीं आप कर सकते हैं कि करप्शन नहीं है। करप्शन हर एक डिपार्टमेंट में है। और मतलब पहले करप्शन हाथ से हुआ करती थी, अब करप्शन क्या टेबल पर है? देखिए, करप्शन आप ये भी कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर जो अधिकारी हैं वो सभी एक प्रकार के नहीं हैं। अच्छाई और बुराई आपको हर जगह देखने को मिलती है। बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर भी हैं, बड़े बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, बड़े करप्ट ऑफिसर भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। टेबल पर या नीचे ऊपर जिस तरीके की भी करप्शन है वो जग जाहिर है, वो हर आदमी को पता है। हर आदमी जब सुबह किसी दफ्तर में काम के लिए निकलता है, वो जिस सरकारी दफ्तर में जाता है, उस सरकारी दफ्तर की एंट्री करते ही महसूस कर जाता है कि उसको यहाँ क्या देना है, किस तरीके से देना है। उसको पहले से ही इस चीज़ का आभास होता है, उसको पहले ही इस चीज़ की जानकारी होती है। और आजकल का जो समाज, सोसाइटी है, वो अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करके बैठी हुई है। आप किसी आदमी को भी किसी दफ्तर में भेजोगे, वो सबसे पहले ये पता करता है कि उस दफ्तर के अंदर देना क्या है, उस दफ्तर के अंदर हमको क्या देना है। वो पहले जानकारी लेके फिर उस दफ्तर के अंदर एंटर करता है। तो ये एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता से लोग अगर अवेयर होंगे तो ये सिस्टम दूर होगा। अदरवाइज ये सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलता रहा। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, मुद्दे से भटक रहा हूं, लेकिन ये पूछना चाहूंगा कि सरकार की एक और भी मंशा है कि बेरोजगारों को जो है वो रोजगार दिया जाए पंचायत के अंदर ही। मुझे लगता है कि आपके भी यहाँ पे आया होगा, नोटिफिकेशन आई होगी कि पंचायत के ही युवाओं को जो है एक कार्ड बना के दिया जाए ठेकेदारी का, जो 3 लाख के अंदर जो है वो काम कर सके हैं। तो क्या वाकई वो जो नोटिफिकेशन निकली, उन युवाओं को क्या उससे कोई बेनिफिट जो है वो हुआ? देखिए मनीष जी, मैं आपको ये बात, मैं हो सकता है किसी आने वाले प्लेटफॉर्म में या किसी मंच पे इस बात को रखूं। ये जो पंचायतों का जब टेंडर सिस्टम शुरू हुआ था, जब यूटी बनी, तो यूटी बनने के बाद पंचायतों से सारे अधिकार छीन लिए गए। सरपंचों से, पंचों से पंचायत का कोई आदमी काम नहीं करवा सकता। लेकिन उसके बाद
पंचायतों के जो प्रतिनिधि थे उन सब ने इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा और एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया कि आप ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो भी युवा कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाहता है, छोटा मोटा पंचायत में काम करना चाहता है, उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो एक कार्ड इशू करेगा, डिपार्टमेंट इशू करेगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक कार्ड इशू करेगा और उस कार्ड का वो टेंडर में हिस्सेदारी ले सकता है और 3 लाख तक का जो काम होगा वो पंचायत के उसी सदस्य को दिया जाएगा जो उस पंचायत का होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपको कहना पड़ रहा है, आपकी यही बात मैं करप्शन के साथ जोड़ना चाहता हूँ। कापेक्स का पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट कापेक्स के पैसे दे रही है, दूसरे पैसे भी दे रही है। हम जब प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को 2.5 लाख 3 लाख का प्लान बना के देते हैं ताकि हमारे युवाओं को काम करने का मौका पंचायत के अंदर मिलेगा। वो कम से कम जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कम से कम काम करने का शौक पड़ेगा, वो काम करेंगे और जो बाहर का कॉन्ट्रैक्टर, आपकी पंचायत के बाहर का कॉन्ट्रैक्टर पैसे कमा के लेके जा रहा है, वो आपके पंचायत का ही जो नौजवान होगा वो अपनी रोजी रोटी उसके चलाएगा। लेकिन वहां भी आप समझ सकते हैं कि वहां पे भी जो एक कुछ लोगों की लॉबी जो है वो बड़ी मजबूत है डिपार्टमेंट्स में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कपेक्स के जितने भी काम पंचायतों के अंदर जाते हैं वो 3-3 लाख 2-2 लाख, किसी बाड़ में 2.5 लाख का काम है, किसी बाड़ में 2 लाख का काम है। लेकिन इन लोगों ने ऊपर जो इनके कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे मिलके एक इनकी मोनोपोली है वहां पे, जो ये चाहते हैं वही इनके ऑफिसर वहां करते हैं। इन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ है कि अगर आप 20 लाख के काम अगर आप 6 कामों में डिवाइड करके उनका टेंडर लगाएं तो वो सारे पंचायत के लोगों को जाएंगे, क्योंकि वो 3-3 लाख का काम होगा और 3 लाख के काम में बाहर का कॉन्ट्रैक्टर अलाउड नहीं है, वहां आपको पंचायत का ही कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। तो ये लोग उन पंचायत के कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर करने के लिए एक नया हथकंडा अपनाते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके 6 काम जो होंगे उनको 3 कामों में वाइंड अप कर देंगे, 3 काम बना देंगे। वो 3 काम जो हैं वो आपके 6-6 लाख के बन जाएंगे। तो आपके जो पंचायत के जो नौजवान जिनको गवर्नमेंट ने, जिनको डिपार्टमेंट ने रजिस्टर्ड किया है, वो लोग जो हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 3 लाख से ऊपर काम हो गया। तो वो आसानी से जो कॉन्ट्रैक्टर इनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो लोग इनके इर्द गिर्द रहते हैं डिपार्टमेंट के, वो लोग जो हैं वो टेंडरिंग करते हैं, वो लोग मिली भगत के साथ टेंडर उठाते हैं और मिली भगत के साथ वो पंचायतों में काम करवाते हैं। और जो नौजवान जिनके लिए सरकार ने ये निकाला था कि नौजवानों को काम मिलेगा, उनके कार्ड ही सिर्फ बने थे, काम उनको कोई भी नहीं मिला अभी तक। क्या ठेकेदार और संबंधित विभाग जो काम करवाता है, क्या इनकी कोई मिलीभगत चल रही है जिससे कि ये करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, आप इस बात को समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बात बताई है उसमें ये सारी चीज़ें उसी में शामिल हो जाती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन के खिलाफ बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग आपको हर एक प्रोफेशन में मिलेंगे जो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं पंचायतों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सोचना समझना कंसर्न डिपार्टमेंट की बात है और कंसर्न डिपार्टमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि ये गलत है। आपने अगर उनको कार्ड इशू किए हैं, अगर आपने उनको कॉन्ट्रैक्टर की श्रेणी में रखा है, अगर आपने एक गाइडलाइन तय की है कि 3 लाख तक का काम जो है वो पंचायत का ही आदमी करवाएगा, तो फिर ऐसा पिछले 3 सालों से क्यों नहीं हो पा रहा? अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो फिर करप्शन कैसी? देखिए मुनीश जी, ये आपका सवाल बड़ा अजीबोगरीब है। करप्शन का ऑनलाइन और ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं है। करप्शन ऑनलाइन से और ज़्यादा बढ़ रही है। ये आपको कैसे? मैं आपको उसके उदाहरण दे सकता हूँ। आप ऑनलाइन किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, चेयर वही है उस काम को करने वाली, आदमी वही है अप्लाई करने वाला, चेयर भी वही है वो काम करने वाली। और ऑनलाइन में एक मुलाजिम को, एक ऑफिसर को, एक एम्प्लॉय को एक डेडलाइन दी गई है कि आपको इतने दिन तक ये काम करना है। यही आप समझते हैं। सिर्फ ऑनलाइन में अंतर क्या रहा है कि आपने आज अप्लाई किया है, आपको वहां दस्तावेज लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपने किसी कैफे में बैठ के, किसी खिदमत सेंटर में बैठ के किसी एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, वो एप्लीकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट जाएगी तो उसी ऑफिसर के पास, जिस ऑफिसर के पास वो जानी है। अब इमरजेंसी में
उस आदमी को कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, वो कहता है आदमी कि मुझे ये डॉक्यूमेंट 10 दिन में चाहिए, उस ऑफिसर के पास 30 दिन का टाइम है उस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए। पहली बात तो ये कि ऑफलाइन में ये होता था कि वो कहीं ना कहीं ऑफिसर को अपनी जेन्युइन रिक्वेस्ट करके, जेन्युइन अपनी बात बता के बन जाता था। लेकिन आजकल ऑफिसरों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनको 30 दिन का टाइम मिला है, उनको 20 दिन का टाइम मिला है, उनको किसी डॉक्यूमेंट के लिए 10 दिन का टाइम मिला है, तो 10 दिन से पहले उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और 10 दिन के बीच में भी वो हो सकता है कोई पेंडेंसी लगा दे आपके डॉक्यूमेंट पे। तो ये वही सिलसिला है, ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई अंतर नहीं रहा है। ऑफलाइन में आदमी को खुद एक संतुष्टि हो जाती थी कि मैं किसी ऑफिसर के पास फाइल लेके जाता था, ऑफिसर को फाइल दिखाता था, ऑफिसर को लगता था ये बंदा जेन्यून है, इस बंदे की डिमांड जेन्यून है, इसको इमरजेंसी में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करके उसको बनवा लेता था। अगर वो आज की डेट में ऑनलाइन अप्लाई करता है तो ऑनलाइन तो वो जाके ऑफिसर के पास रोएगा, चिल्लाएगा, जो मर्जी कह ले, ऑफिसर उसको कहेगा कि भाई ये काम। ये तो आपने बेबसी की चीज बता दी ना। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन करप्शन कैसी हुई? देखिए, मैं आपको इसका इनडायरेक्टली मैंने जवाब दे दिया है। आपने कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई किया, वो डॉक्यूमेंट आपको इमरजेंसी में चाहिए, कोई आपने डॉक्यूमेंट के लिए किसी चीज़ को और किसी ऑफिस से बनवाना है, किसी ऑफिस से तैयार करवाना है, करप्शन तो उसी प्रकार से है। तो आपको डिपार्टमेंट कौन सा अच्छा लग रहा है जो ईमानदारी से काम कर रहा है? देखिए, ईमानदारी से सिर्फ वही डिपार्टमेंट काम कर रहा है जिसके पास करप्शन के कोई साधन नहीं है। सीधी सी बात है, आज की डेट में अगर आपको कह दूं, सिर्फ वही डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम कर रहे हैं जिन डिपार्टमेंट के पास करप्शन का कोई साधन नहीं है, वो करप्शन कर नहीं सकते हैं, वो डिपार्टमेंट ईमानदार है। तो सरपंच साहब, एक सवाल और मैं पूछूंगा। आपने भी सुना होगा, अब पता नहीं वो क्या था, शफूका था कोई, कि अब सरपंच के लिए जो है वो एक क्वालिफिकेशन निर्धारित करनी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए ऐसा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सरपंच के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ होता है। बड़े सारे पंचायतें हैं जहाँ बड़े कम लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ अगर आप एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि पंचायतों में इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन मेरे अपने लोगों को, जो भी लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनको मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ तो मैं कहूँ कि आपको पढ़ा लिखा ही बनाना चाहिए, लेकिन मेरा एक तजर्बा ये है कि आज के डेट में जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम एक बना दिया है, आपको एक पढ़ा लिखा आदमी आपकी पंचायत में आपका प्रतिनिधि होना ज़रूरी है। अगर आपका प्रतिनिधि चुना नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी पंचायत, अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने जो है वो बात सही कही। सरपंच साहब, जब हम पहले शुरुआत कर रहे थे तो आपने एक बात बोली कि अगर सरपंच कोई काम अच्छा है या बुरा करता है तो 4 लोग उसके फेवर में भी होते हैं और 4 लोग खिलाफ बातें करते हैं। वो अच्छा काम करे तो तब भी करेंगे, ना करे तो तब भी करेंगे। लेकिन अगर सरपंच ईमानदार हो और सरपंच को लगता है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की है, और पंचायत में कोई ऐसा काम होता है और जिसके खिलाफ अगर वो आवाज उठाता है, तो जिस बंदे ने वो काम करवाया हो तो बंदा सरपंच पर उंगली उठाता है, तो क्या देखते हैं कि सरपंच की जिंदगी में उसका क्या असर पड़ता है, तो सरपंच की क्या सोच रहती है उस वक्त, वो मुझे बताएं। देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये होती है कि आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे पोजीशंस होती हैं जहां आप ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं तो आपको शक की निगाह से लोग देखेंगे, अपोजिशन के लोग भी देखेंगे, आपके जो सगे संबंधी होंगे वो भी देखेंगे, लेकिन आपने उस ईश्वर को जवाब देना है। रही बात कि जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं सरपंचों को, जहाँ तो मैं कहता हूँ सरपंचों के लिए दोहरा रास्ता है। सरपंचों को एडमिनिस्ट्रेशन ने पट्टी दे देनी चाहिए। सरपंच एक पट्टी आंखों पे बांध ले, एक पट्टी मुंह में बांध ले। सरपंच अगर किसी ठेकेदार, किसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगा तो वही जो मिला जुला ग्रुप होगा, वो ग्रुप आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू करेगा। वो कहेगा जी सरपंच ये इल्ज़ाम लगा रहा है इसलिए लगा रहा है। अगर सरपंच आंखें बंद कर ले तो वो सरपंच सबके लिए अच्छा रहेगा, वो सरपंच ईमानदार भी रहेगा, वो सरपंच अच्छा भी रहेगा, वो सरपंच सबके लिए बेहतर भी रहेगा। लेकिन अगर सरपंच ने कहीं आवाज़ उठाई, कहीं कुछ किया, तो जिनके खिलाफ आवाज़ उठेगी वो तो आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाएंगे, वो तो आपके खिलाफ बातें करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जानते हैं, लोग
सब कुछ देख रहे होते हैं। आपकी इमेज, आपका करैक्टर, आपकी छवि एक दिन में बनाने से नहीं बनती है मुनीश जी। आपकी करैक्टर, आपकी छवि, उसको बनाने के लिए आपको समय लगता है, और समय के साथ लोग आपको डेली पढ़ते हैं। आपकी एक एक एक्टिविटीज़ के ऊपर लोगों की नज़र रहती है। क्या सरपंच विनय शर्मा आंखें बंद तो नहीं करेगा, हमेशा आवाज उठाता रहेगा जहां गलत होगा? देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ लास्ट में। मुनीष जी, बड़े सारे सरपंचिस मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, और बेहतरीन सरपंच हैं। सबसे हर चीज़ वो जानते हैं मेरी तरह, मेरे से डिस्कशन होती है, दुख भी उनको पूरा पता है, क्या हो रहा है सब कुछ पता है। लेकिन आपको एक बड़ी हैरानगी की बात होगी, आपको सरपंच बोलते हुए बड़े कम दिखते हैं। उसका कारण ये है कि मैक्सिमम सरपंच जो हैं मेरे दोस्त, वो सारे रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जब आप किसी रूलिंग पार्टी से जुड़े होते हैं तो आप अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है सरपंची की, वो भूल जाते हैं। आपका मोटिव कहीं और टिका होता है। आप एमएलए बनने के ख्वाब ले रहे होते हैं, आप कहीं ऊंची पोजीशन पे जाने के ख्वाब ले रहे होते हैं, और आप आवाज नहीं उठाते हैं। मैं हूं इंडिपेंडेंट आदमी, मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आज की डेट में कोई एसोसिएशन नहीं है। ईमानदारी से कहता हूं, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, मैंने कभी कोई मुद्दा मेरी नज़रों के सामने आया होगा, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने बजरी रेत माइनिंग माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज़ उठाई, रोड ब्लॉक किए, और मैं पहला आदमी था जिसके प्रोटेस्ट के बाद डीएमओ और डिप्टी कमिश्नर ने रेट डिसाइड किए कि किस बजरी का कितना रेट होगा, रेत का कितना रेट होगा, किस चीज़ का कितना रेट होगा। मैंने हमेशा हर एक मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई और बेबाक तरीके से उठाई है। ईमानदार हूँ, जो ढूंढना है मेरे लिए ढूंढ लें, जो करना है मेरे लिए कर लें, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैंने जवाब देना है सिर्फ कोटपुनू पंचायत के लोगों को, और मैंने जवाब देना है उस ईश्वर को। सरपंच साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बात करूं तो सरपंच साहब के बहुत सारे रूप हैं। अगर बात करूं एक समाज सेवक के रूप में, गाँव की बात करें तो आम आदमी, और सरपंच के रूप है। और हमेशा हमने देखा है कि लोगों की सहायता करते भी नजर आते हैं, और जहां बोलना चाहिए वहां बोलते भी हैं, गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं कई बार जाता हूं कई पंचायतों में, तो कई उदाहरण जो हैं वो विनय शर्मा सरपंच के दिए जाते हैं। तो पंचायत में किस तरह की मुश्किलें आ रही थी उसके बारे में इन्हें जानकारी दी कि सरपंच किन हालातों पे काम करता है, और पंचायत में अगर करप्शन है तो वो किस तरीके की है और वो किस तरह से हो रही है, उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत की है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अभी विनय शर्मा के जो 4.5 साल हुए हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन जो है ये काम जो कर रहे हैं लोग उनकी सराहना भी करते हैं। माना कि अगर पूरी पंचायत के लोग साथ, पूरे लोग साथ तो कभी होते नहीं हैं, कुछ लोग जो हैं वो हमेशा खिलाफत करते हैं। तो ये खिलाफत करने वाले लोग भी हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि काम तो आपको पता ही है, कोई खिलाफ नहीं होगा तो काम कैसे होंगे। तो ये जो बातें थी वो आज बड़ी जरूरी थी करना, और सरपंच ने हमें बहुत खूब समझाया कि किस तरीके से पंचायत में काम हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर जो है वो शेयर करें। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।